बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। लिबर्टी चौक से इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया है और अब ये लॉन्ग मार्च जो है वो GT रोड के ज़रिए होता हुआ 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेगा। काफ़ी लंबा सफ़र है, तकरीबन 8 दिन ये लॉन्ग मार्च जो है वो GT रोड पर रहेगा। कई जगहों पर इसका पड़ाव होगा, कई जगहों पर इसने शॉर्ट स्टे लेना है, कई जगहों पर ये रात रहेगा। लेकिन एक हफ़्ते की जदोजहद होगी, एक हफ़्ते की स्ट्रगल है। उसके बाद 4 नवंबर को इस्लामाबाद आना है और इस्लामाबाद आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक दरख्वास्त दी है कि G9 और H9 के दरमियानी जो श्रीनगर हाईवे है उस पर उन्होंने एक जलसा करना है और वहाँ पर धरना भी है, धरने का भी लफ्ज़ है। तो उस हवाले से उन्होंने इजाज़त मांगी है। ताहाल हुकूमत ने अभी इजाज़त नहीं दी और हुकूमत देख रही है कि क्या इनकी इंटेंशन क्या है, क्या ये वाकई वहाँ पर जलसा करके जाना चाहते हैं और वही बैठना चाहते हैं, या वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने के बाद रेड जोन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से हम आपको इस आज की व्लॉग में तफसीली बात करेंगे। लेकिन कल जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जो इससे पहले 75 साल की तारीख़ में नहीं हुआ। पहली मरतबा DGISI जो है मंजर आम पर आए हैं। इस तरह आए हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो बातचीत की है। इससे पहले जनरल नवीद मुख्तार ने एक सेमिनार से ख़िताब किया था, उसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, एक वन साइडेड सेमिनार था। पब्लिक गैदरिंग ज़रूर थी लेकिन इस तरह नहीं था कि लोगों के जहनों में डायरेक्टली जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपके जहन में कोई सवाल है और आपने जवाब दिया हो। तो एक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा कोई DGISI जो है वो आंसरेबल हुआ है मीडिया के सामने और उसने तमाम सवालात के जवाब दिए। लोग इसको नेगेटिव कहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं अपने तज़किये में कहता हूँ कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। क्योंकि एक जहन में जो ISI के हवाले से लोगों के जहनों में सवालात थे और वो तीसरी चौथी वाया से आते थे, यानी मेरे जहन में अगर ISI के हवाले से कुछ सवालात थे कि मैं समझता हूँ मिसाल के तौर पर कि ISI जो है वो नामालूम लोगों की शक्लों में लोगों को उठाती है और लोगों पे तशद्दुद करती है। तो अगर मैं ये सवाल जनरल इफ्तिखार बाबर इफ्तिखार से करूँ DGISPR से, तो शायद मुझे वो क्लैरिटी ना हो उस सवाल के अंदर, या मैं ISPR से करूँ, या मैं किसी और फ़ौज के इदारे से करूँ, या मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से करूँ, या वजारत दिफा से करूँ, तो शायद उस सवाल में मुझे इतनी क्लैरिटी ना मिले। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली उसी डिपार्टमेंट के हेड से ये सवाल पूछ रहा हूँ तो उस डिपार्टमेंट का हेड मुझे डायरेक्टली क्लैरिटी के साथ उसका जवाब देगा और मेरा उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो मैं बड़ा पॉजिटिव समझ रहा हूँ, भले दुनिया कुछ भी कहे, बट इसके लिए आपके अंदर मैं कहता हूँ कि जुर्रत चाहिए, गट्स चाहिए, आपके अंदर हिम्मत चाहिए कि एक सिटिंग DGISI एक पाकिस्तान की मीडिया के दरमियान बैठ के हर किस्म के सवाल के जवाब दे रहा है। आप यू नेम इट, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में है। मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान के पाए के साफ़ी बैठे हुए थे, उन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं है जो किसी आम आदमी के जहन में ना हो, और कोई जुर्रत नहीं कर सकता था माजी में ऐसे सवालात करने की जो कल साफ़ियों ने किए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ DGISI को, जनरल नदीम को, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े बुधबारी के साथ उन्हें जवाब दिए हैं। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का रकम हुई है कि कोई DGISI जो है वो कल आंसरेबल हुआ है पाकिस्तान की मीडिया को। इसको मैं इस पॉजिटिव वे में देखता हूँ। भले दुनिया इसको कुछ कहे कि जी वो पॉलिटिकल थी या फलानी थी या डिंगरी थी, ये मैं कहता हूँ इसको पॉजिटिव समझना चाहिए। ये वो दौर नहीं रहा 70s वाला कि DGISI जो है वो पिछले कमरों में बैठ के बात किया करते थे। अब आप खुद कहते हैं कि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है, मालूमात तक रसाई है, गैजेट्स आ गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई है। तो फिर आप इस चीज़ के लिए भी अपने आप को तैयार करें ना कि आपके मुल्क के इंटेलिजेंस हेड जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है। तो फिर इस चीज़ को आप क्यों नेगेटिव ले रहे हैं कि वो पॉलिटिकल, उसने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। उसने क्लैरिटी के साथ अपने इदारे के हर वो सवाल का जवाब दिया है जो किसी भी आम आदमी के जहन में है, और बड़ी क्लियरी के साथ लाउड एंड क्लियरली कल मैसेज दिया जनरल नदीम ने कि जी हमारा सियासत के अब कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि माजी में हमसे गलतियाँ हुई लेकिन अब हमारे सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमने प्रिंसिपली ये स्टांस ले लिया है एज ए इंस्टीट्यूशन कि अब हम सियासत में नहीं होंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा रोल होगा हुकूमत के अंदर वो हम पूरा करेंगे। वी विल सपोर्ट गवर्नमेंट, वी विल बैक गवर्नमेंट, जो भी हुकूमत वक्त होगी हम उसके साथ, जो हमारा आइन के अंदर हमारा रोल है हम उसके ताबे हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और दिस इज़ ओपन एंड शट जो है वो कहते हैं ना, एक मामला था कि लोग कहते थे कि नहीं वो फ़ौज तो ऐसे बयान देती है, इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या करे यार फ़ौज।
मैं तो हैरान हूँ कि लोग आपको किसी हाल में जीने नहीं देते। वो एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ ना, कि एक बंदा एक ऊँट को लेके जा रहा था, साथ उसका बेटा था, तो उसने कहा कि ये देखो पागल है बाप बेटा, ऊँट खाली है तो किसी एक को तो बिठाओ। तो उसने अपने बेटे को बिठा दिया। थोड़ी देर के देखो यार, कहते बूढ़ा बाप जो है वो नीचे है, जवान बेटे के ऊपर बिठाया हुआ है। उसने कहा नहीं, उसने खुद ऊपर बैठ गया बेटे को। उसने कहा शर्म नहीं आती, तुम खुद ऊपर बैठे हो, छोटे बच्चे को नीचे जो है वो ऊँट लेके जा रहा है। तो किसी हाल में नहीं है कि अगर बाप बैठ जाए तब भी इतराज़, बेटा बैठ जाए तब भी इतराज़, दोनों ना बैठे तब भी इतराज़, कि पागल है, ऊँट खाली जा रहा है, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी हमारी कौम की मेंटेलिटी है कि हम किसी हाल में किसी को खुश नहीं देखते। तो मैं तो कहता हूँ कि ये अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे आर्म फोर्सेस को, DGISI को। मैं DGISI को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कल हिम्मत का मुजाहरा करते हुए, और वो शख्स जो 7-8 महीने 9 महीने स्क्रीन पे अपनी तस्वीर नहीं लाया, और उस शख्स ने आकर एक सडनली आके हर मीडिया वाले को बिला तफरीक, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अखबार के रिपोर्टर के सवालात के जवाब दिए। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और किसी को तकलीफ़ हो रही है तो होते रहे, ये तकलीफ़ लोगों को होती नहीं है, क्योंकि वही बात है कि अगर किसी की, मेरी आज कोई बात कोई नहीं मानेगा तो मैं उसको बुरा ही कहूँगा, भले वो मेरे फ़ायदे की है या नहीं है। बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो मैं इसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का और DGISI का कि बहुत ज़बरदस्त उनका स्टांस था, और उन्होंने कहा कि मेरे आने का मकसद ये है कि कोई मेरी जगह जवाब दे, शायद उतनी क्लैरिटी ना हो, लेकिन मैं आज अपने इदारे को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि वन साइडेड स्टोरीज चल रही थी, क्योंकि प्रोपेगेंडा सेल नहीं चल रहा था ना। एक तरफ से प्रोपेगेंडा सेल चल रहा है, एक तरफ से वन वे ट्रैफिक चल रही है, वो इदारे को बदनाम कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और यहाँ से इदारा कुछ नहीं कर रहा। तो ये भी तो ज्यादती है ना, इदारे को भी तो चाहिए ना उसका जवाब दे। तो जवाब आ गया, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आ जाए अब खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से। खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। एक हफ्ते उन्होंने GT रोड पे जाना है, लाहौर से उन्होंने GT रोड से होते हुए फिर डस्का, और डस्के से सियालकोट का भी उन्होंने एंट्री मारी है, वहाँ से भी होते हुए फिर वापस GT रोड वज़ीराबाद आएंगे, वज़ीराबाद से बाद गुजरात आएंगे, गुजरात के बाद जेलम आएंगे, सराय आलमगीर आएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने पूरा हफ्ता जो है वो खान साहब ने और उनके लॉन्ग मार्च के जो लोग हैं उन्होंने GT रोड पे गुजारने हैं। और GT रोड पे गुजारने के बाद जो है वो आएंगे, उन 3 तारीख की जो रात है, यानी सुबह 4 होगी, 3 तारीख को उन्होंने गुजर खान में रात गुजारनी है, 4 तारीख को जो है उन्होंने इस्लामाबाद का रुख करना है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि कंटेनर हर तरफ लगे हुए हैं, लोगों के जहन में सवाल है कि क्या होगा। हमारे पास खबर ये है कि खान साहब एग्री हो गए हैं, उन्होंने ये गारंटी दे दी है कि मैं रेड जोन में नहीं जाऊँगा, इसलिए हुकूमत उनको इजाज़त दे देगी और वहाँ पर आने की, क्योंकि फेस सेविंग भी करनी है। खान साहब इतना अरसे से ये परचून, ये मंजन बेच रहे हैं कि लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च है, धरना है, लॉन्ग मार्च है, तो अब एकदम नहीं करेंगे तो उनके लिए भी तो सियासी मौत है ना एक किस्म की। तो उन्होंने अब उनको भी फेस सेविंग देनी है, तो वो आ रहे हैं, हुकूमत उनको आने दे रही है। पंजाब हुकूमत वैसी उनकी अपनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो उनको नहीं रोकेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी रेड जोन को। और G9 का जो पुल है उसके ऊपर कंटेनर लगेंगे, उसके नीचे कंटेनर लगेंगे, और रेड जोन का जो 1 किलोमीटर के एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। G9 GH9 के दरमियानी जो श्रीनगर हाईवे है उसको उनको, वो जो पूरे श्रीनगर हाईवे है उसके साथ जो वहाँ पर मेट्रो का स्टेशन है उसके पास जो ग्राउंड है इतवार बाज़ार, वहाँ पे उनको जगह दे दी जाएगी। अगर वहाँ पे जलसा करना चाहते हैं जलसा करें, बैठना चाहते हैं बैठें, 2 दिन बैठना चाहते हैं, 6 दिन बैठना चाहते हैं, 10 दिन बैठना चाहते हैं, हुकूमत कहेगी आप बैठ जाएँ। जिस टाइम वो अगर वो वायलेट करेंगे कि वो अगर उन्होंने कहा जी हमने रेड जोन जाना है, तो फिर हुकूमत एक्शन में आएगी। फिर उसके लिए उन्होंने हुकूमत ने प्लान बना लिया हुआ है। सिंध से भी पुलिस आ गई है, FC की बहुत बड़ी नफरी आई है, सिंध रेंजर्स भी आ गई है, पंजाब रेंजर्स भी आ गई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी जो है वो उन्होंने सारी विड्रा कर ली है। इधर उधर दाएँ बाएँ जो ड्यूटियाँ कर रही थी उनको इक्विप्ड कर दिया है, उनको तमाम सामान भी दे दिया है, वाटर कैनन, APC, ये वो लटर पटर बलूचिस्तान से भी मंगवा लिया है, काफ़ी सामान आ चुका है। तो वो भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। फिर जो KP है, गिलगित बल्तिस्तान है, और क्या कहते हैं उसको, आज़ाद कश्मीर है, और हज़ारा वगैरह, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको उन्होंने 4 तारीख को डायरेक्ट ही H9 G9 बढ़ा लिया है कि तमाम लोग यहीं पर रिपोर्ट करें। टाइम अभी तक उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 4-5 बजे सबको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो जो लाहौर से खान साहब चल रहे हैं कंटेनर के साथ, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। गुजर खान से सुबह निकलेंगे 4 तारीख को, तो 4, साढ़े 4, 5 तक उन्होंने यहाँ पहुँचना है, मोस्ट प्रोबेबली मगरिब तक, और यहाँ से भी काफ़ी लोग आ जाएंगे और वफाकी हुकूमत इनको रोकेगी भी नहीं।
और इन्होंने रेड जोन को प्रोटेक्ट करना है और रेड जोन जो है वो उन्होंने गारंटी दे दी है हमारे ज़राए के मुताबिक कि जी हम रेड जोन में नहीं जाएंगे। और अगर उन्होंने वायलेशन की तो फिर फर्स्ट ईयर पुलिस है, देन रेंजर है, और देन फिर आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज जो है वो पहुंच चुकी है हमारी इतलात के मुताबिक, और उनको रेड जोन में बैठा दिया गया है। और जहाँ पर रेड जोन में जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हुकूमत के पास ये इख्तियार भी है, आइनी इख्तियार भी है, पावर भी है कि फिर फ़ौज आगे रेड जोन को प्रोटेक्ट करेगी। और खान साहब ने अपनी उसमें कहा भी है अपने इंटरव्यूज़ में कि हम रेड जोन में नहीं जाएंगे। तो बैठे नहीं, फिर जितने दिन भी बैठना चाहते हैं बैठे। अब फेस सेविंग भी तो चाहिए ना। पिछले 3 महीने से वो लॉन्ग मार्च कह रहे हैं, हकीकी आज़ादी की मार्च है, तो ले लें हकीकी आज़ादी। देखते हैं कि कौन सी हकीकी आज़ादी है, पहले हम कौन सी गुलामी में है या अब कौन सी हकीकी आज़ादी होगी, वो भी हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन लोगों का कारोबार भी ख़राब हो रहा है, वहाँ पर इतवार बाज़ार में लोगों को नहीं लगने, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। फिर इन ख्वाहिशों की तुम में खुली आंखों से हमने देखे हैं कुछ सपने, अब है हमारी बारी, कौम की जिम्मेदारी कांधों पे है अपने। चलो कुछ कर ले अपने आप के लिए, हम हैं तैयार इनकलाब के लिए। आज हमारा मुल्क बहुत आगे होता, लेकिन हम सबको कुर्सी, ये कुर्सी चाहिए जिसमें बैठा हूँ, वो किसी भी लेवल पे हो, कोई इस कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है। बस ये कुर्सी की जंग है, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। खान साहब को भी कुर्सी चाहिए, आज कुर्सी दे दो, कोई हकीकी आज़ादी नहीं है। खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दो, हकीकी आज़ादी है। नया पाकिस्तान भी है, हकीकी आज़ादी भी है। शहबाज शरीफ बैठा हुआ है तो हम गुलाम भी हैं और वो हकीकी आज़ादी भी नहीं है। तो ख्वाहिशों की तुम में खुली आंखों से हमने देखे हैं कुछ सपने, अपनी लोग इदारों को अब है हमारी बारी, कौम की जिम्मेदारी कांधों पे है अपने। चलो कुछ कर ले अपने आप के लिए, हम हैं तैयार इनकलाब के लिए। उसी को काट रहे हैं।